हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, बस उस वीडियो में आवाज़ सही से नहीं आ पाई, इसके वजह से हमने वीडियो डिलीट कर दी यूट्यूब चैनल से। चलिए आज हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि अच्छे से आवाज़ आए वीडियो में। और शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जो कि जीके और जीएस की होगी। 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक कराता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक कराता है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत में? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। पंजाब राज्य है जो रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, ब्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शरदेंदु बंदोपाध्याय, ऑप्शन डी ऋत्विक घटक, ऑप्शन सी सत्यजीत रे या ऑप्शन डी सत्यजीत देविडर। कौन है जो ब्योमकेश बख्शी की कहानियों का रचनाकार है इन चारों में से? तो ब्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार आपके शरदेंदु बंदोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सी हो जाएगा बिल्कुल। ये भारत के बंगाली काल्पनिक जासूस थे। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी प्रधान भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। उनका 6 साल का कार्यकाल होता है तथा यह 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, वे ही पद पर रह सकते हैं। जब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, या भारत के लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति वो अपना इस्तीफा किसको देके अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह 5 साल की अवधि के लिए कार्य करता है, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक इस अवधि की समाप्ति के बावजूद वह अपने पद पर रह सकता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा उस दिन से प्रभावी हो जाता है जब वो इसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। भगवान बुद्ध द्वारा गिर की घटना को क्या कहा गया है? देखिए ऑप्शन ए क्या क्या दिया गया है। महाविनिष्क्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण, या धर्म चक्र प्रवर्तन। तो भगवान बुद्ध ने अपना गिरी छोड़ दिया था या त्याग दिया था, तो उस घटना को क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध ने 29 साल की उम्र में नगरी त्याग दिया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र रिक्त स्थान था? शमसुल अकबर, बॉम्बे समाचार, बंगाल गजट, समाचार चंद्रिका। भारत में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, ये हमें बताना है। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएंगे, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, बंगाल गजट है ये जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा स्थापित किया गया था। बंगाल राजपत्र कोलकाता में प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा साप्ताहिक समाचार पत्र था जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। यह एशिया में मुद्रित पहला अखबार था और ईस्ट इंडिया कंपनी के समाचार के प्रकार और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने से पहले 2 साल तक प्रकाशित किया गया था। भारत ने अंग्रेजों पर कब्जा किया था उसके 2 साल पहले तक ये प्रकाशित किया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? लगभग 80%, लगभग 72%, लगभग 61% या लगभग 51%। तो जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, उस पर कितने प्रतिशत भाग पर पानी उपस्थित है? 80%, 72%, 61% या 51%? तो लगभग 61%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? चिनाब पर, महानदी पर, कृष्णा पर या सतलज पर? तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबल से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध का निर्माण 1957 में किया गया था। यह बांध दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है और दुनिया के सबसे लंबे समय तक मिट्टी से बांधे गए एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वड़क पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इन चारों में से कौन एक उत्तरदायी है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल अलगल और पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। एक कोशिको एक कोशिका है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा पैदा करता है। यह क्लोरोफिल की उपस्थिति और सापेक्ष बहुतायत है जो पौधों को उनके रंग देती है, हरा रंग देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन बीज उत्पन्न करता है? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा? इन चारों में से कौन है जो बीज उत्पन्न करता है? तो जी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये फूलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है? इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरोक्लोसिस,
ट्यूबरोक्लोसिस, जॉन्डिस, पेलियो। जो बीसीजी वैक्सीन का उपयोग इन चारों में से किस रोग की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिल कैलमेट पुरिन। और यह टीका मुख्य रूप से टीबी के मरीजों के लिए बना है। पहली बार 1921 में यह आया था। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है? 112 मीटर सेकेंड, 224 मीटर सेकेंड, 330 मीटर सेकेंड या 430 मीटर सेकेंड। तो जो हम बोलते हैं, तो हमारी ध्वनि वायु में कितनी तेजी से भ्रमण करती है वो हमें बताना है। तो 330 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी आवाज़ ध्वनि में गति करती है। ध्वनि एक अंतर अनुदैर्ध्य तरंग है जो संपीड़न और पदार्थ के दुर्लभ प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है। ध्वनि की गति उस माध्यम पर निर्भर होती है जिस माध्यम से ध्वनि मात्रा की लहर होती है। हवा में ध्वनि की गति लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अवघटन इसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का, जस्ता का, अमोनियम क्लोराइड का या सल्फ्यूरिक एसिड का? शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें से कौन सा एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है? माउस, स्कैनर, स्पीकर, डिजिटल कैमरा। क्या होगा? आप सभी इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी स्पीकर आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस और एक हार्डवेयर या परिधि उपकरण होता है जो कंप्यूटर का डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं को प्रसंस्करण, प्रदर्शन, भंडारण या संचार के लिए कंप्यूटर को निर्देश और डेटा को संवाद और फीड करने की अनुमति देता है, तो जबकि स्पीकर है वो हमको आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, जब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है। संख्या 6.022 गुणे 10 रेस टू 23 को रिक्त स्थान भी कहते हैं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एवोगाड्रोय संख्या या डाल्टन संख्या? संख्या है 6.022 गुणे 10 रेस टू 23, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एवोगाड्रोय संख्या। ठीक है, एवोगाड्रोय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन के ऊपर। सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशे हैं। सरल अणुओं से कौन से बने प्राकृतिक रेशे हैं? प्लास्टिक है, सेल्यूलोज है, बहुलक है या एकलक है?
तो 1 लाख है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो सरल और विषम प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है। मोनोमर एक अणु है जो पॉलीमर के लिए मूल इकाई बनाता है। उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है जिनमें प्रोटीन बनते हैं। मोनोमर्स अन्य मोनोमर से जोड़ सकते हैं ताकि बहुलकीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक दोहरा श्रृंखला अणु बना सकें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है। नेपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी को इसका उत्तर देना है। जो सिमलीपाल है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या दिया गया है। निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, यूडको। चारों में से बताना है जो सरकारी निकाय के लिए सबसे ज्यादा ऋण, ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड आरबीआई के कृषि कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वृत्ति और विकास निगम के पुनर्वृत्ति कार्यों को स्थानांतरित करके 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। जब भारत में ग्रामीण इलाकों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए क्रेडिट के क्षेत्रों में नीति योजना और संचालन से संबंधित मामलों के साथ सौंपा गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने किया? मार्टिन कपूर, थॉमस एडिसन, जॉन गैलिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार किसने किया था? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? 38.195 किलोमीटर, 40.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 44.195 किलोमीटर। जो मैराथन होता है उसकी मानक दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है इसकी मानक दूरी। ठीक है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार जो हैदराबाद में है, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है। जो जो हमारे सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे उनको उनके याद में कौन सा गेट बनाया गया था? तो नई दिल्ली में जो बना है हमारा इंडिया गेट उसका निर्माण किया गया था। ठीक है। नई दिल्ली में केंद्र में 42 मीटर ऊंची इंडिया गेट एक आर्क डी डायफ्रेम है जो एक चौराहे के बीच में प्रवेश द्वार की तरह है। लगभग अपने फ्रेंच समकक्ष के समान। यह 70,000 भारत सैनिकों और विवरण इसमें लिखा है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इंडिया गेट की नींव 1921 में ड्यूक ऑफ कॉनॉट द्वारा रखा गया था और इसे एडविन लुटियंस द्वारा इंडिया
द्वारा डिजाइन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसी शहर में प्रदान किया जाता है? न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में, ओस्लो में या लंदन में? जो नोबेल शांति पुरस्कार है किस शहर में दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो 1909 से सॉरी 1901 से नोबेल पुरस्कार समारोह में विजेताओं को प्रस्तुत किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे और भौतिक रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा और साहित्य में नोबेल पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में सम्मानित किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया ऑफ माय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इन चारों में से जो बुक है हमारी किसने लिखी है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स? ऑप्शन महात्मा गांधी सही हो जाएगा। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक हैं महात्मा गांधी। इन्होंने लेखन और भाषण में से एक साथ मिलकर पाठक को उस हिस्से का विचार देने के लिए प्रयास किया गया है जिसे वह अपने घरेलू मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र भारत की अपेक्षा करते हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? रोम में है, वियना में है, द हेग या जिनेवा? चारों में से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी द हेग में। हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में शुरू किया गया। ठीक है, यह कोर्ट का मुख्य न्यायालय हेग जो कि नीदरलैंड में की एक शहर है में शांति के पैलेस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा कौन सा शहर है? यांगून, नेपिडो, मांडले, माउलिम्याइन? तो जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है इन चारों में से? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यांगून, जिसे हम पहले रंगून के नाम से जानते थे। म्यांमार में यांगून क्षेत्रफल की दृष्टि से वहाँ की राजधानी है। यांगून ने 2006 तक म्यांमार की राजधानी के रूप में कार्य किया और सैन्य सरकार ने केंद्रीय म्यांमार को नायपीड़ो के उद्देश्य से निर्मित शहर में राजधानी को स्थानांतरित किए कर दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय स्वरूप किसके प्रति उत्तरदायी होती है बताइए?
क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। या ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संसद को कभी संबोधित नहीं करते। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद का अंतिम अंग होता है। इससे विधायी शक्ति का अधिकार है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को प्रारंभ में संबोधन कराता है तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ तक सम्मिलित रूप से संसद के अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता। ऑप्शन डी, संध्या वरिंद्र घोष। चलिए पहले पे देखते हैं वंदे मातरम में, ये तो अरविंद घोष ने लिखा था। न्यू इंडिया विपिन चंद्रपाल की ही ये रचना है ये। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये सही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन संध्या इसके रचना वरिंद्र घोष नहीं है। ठीक है, ये सही मिलान दे नहीं है। जो संध्या पत्रिका है इसके सही संपादक और रचनाकार हैं बीबी उपाध्याय। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। रेशम के कीड़े कीन पर, तुलसी के पत्ते पर, या कड़ी के पत्ते पर, या गुलाब के पत्ते पर मलबरी को शहतूत कहते हैं उसके पत्ते पर? तो रेशम के कीड़े ना तो तुलसी के पत्ते पे पड़ते हैं, ना तो कड़ी के पत्ते पे पड़ते हैं, गुलाब के पत्ते पे पलते हैं। ये मलबरी के पत्ते पर पड़ते हैं, जिसको शहतूत के पत्ते भी कहते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, लास्ट के आखिरी दिन यानी कि 30 दिन है, लगभग एक महीना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ वीडियो आने की कोशिश कर रहे हैं और रोज़ वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो भी दोस्त हो जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो सके। बाकी कुछ भी हो हमें कमेंट जरूर करें, अपनी राय देने के लिए कमेंट करें हम। ठीक है, तो आज के वीडियो के इतना ही। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।